हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने धर्मशास्त्र के ऊपर डिस्कशन की थी और धर्मशास्त्र के साथ हमारी धर्मशास्त्र पे हमारी ब्राह्मणिक लिटरेचर सीरीज खत्म हो गई थी। ब्राह्मणिक लिटरेचर में हमने वेदास को डिस्कस किया था और वेद से एसोसिएटेड जो अदर टेक्स्ट हैं उनको डिस्कस किया था। फिर हमारे एपिक्स हैं जो हमारे रामायण और महाभारत हैं उनको डिस्कस किया था। फिर पुराण को डिस्कस किया था और लास्टली धर्म और धर्मशास्त्र के मतलब को समझा था। और उनमें उनके अंदर जो समय के साथ साथ चेंजेज आते गए उन चेंजेस को भी हमने समझा था। आज की वीडियो में हम लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 6th सेंचुरी बीसी के बाद, एक्चुअली कुछ समय पहले से ही 6th सेंचुरी बीसी में तो जो बुद्धिज्म है और जैनिज्म है और दूसरे जो हेरेटिक सेक्ट्स हैं या हेट्रोडॉक्स स्कूल जिसको कहते हैं, तो वो सभी तो इमरजेंस में आ गए थे। तो उसकी जो ब्राह्मणिक रिचुअल्स वगैरह हैं, ब्राह्मणिक के जो कर्म कांड हैं और वेदों की जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट एक रिवोल्ट जैसी चीज खड़ी हो गई थी जिसको रिप्रेजेंट कर रही थी। वैसे तो कई सारे स्कूल्स थे, कही जाती कि मोर देन 60 टाइप्स ऑफ स्कूल्स थे, बट 6 स्कूल्स हैं जो उनको लीड कर रही थी इस रिवोल्ट को। और उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुद्धिज्म और जैनिज्म में निकल के आए। तो बुद्धिज्म 6th सेंचुरी बीसी में उसकी इमरजेंस हमें देखने को मिलती है। और इंडिया मेन अपनी मेन लैंड है, तो वहाँ पे 9th 10th सेंचुरी तक बुद्धिज्म चल रही है। अभी भी है, बट जिस तरह से उस समय हमारे स्टार्टिंग पीरियड में थी, शुरुआती दौर में थी, तो उस तरह से डेफिनेटली आज हमें वो बुद्धिज्म इतनी डोमिनेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। तो फिर भी चली 6th सेंचुरी बीसी से लेकर के 9th सेंचुरी तक तो जरूर ही चली थी। अलग अलग रीजन्स में इनका प्रचार प्रसार हुआ और प्रचार प्रसार के साथ साथ अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग लिटरेचर्स कंपाइल हुए, कंपोज हुए। तो इस क्रम में जो इतनी लंबी दौर थी बुद्धिज्म की, तो कई सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंपोज हुए और कंपाइल हुए। तो उन्हीं लिटरेचर्स को, उन्हीं टेक्स्ट को आज हम अपने वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि देखो, कभी कभी आप सुनते हैं कि कैनोनिकल टेक्स्ट या नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। तो किसी भी रिलीजन से जुड़े हुए ऐसे दो टेक्स्ट होते हैं, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल वैसे टेक्स्ट होते हैं जिसमें किसी भी रिलीजन के या रिलीजियस स्कूल्स के या किसी भी सेक्ट के भी जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, उनके बारे में बात कही जाए। जनरली ये जो सिद्धांत हैं, ये जो टेक्स्ट हैं, कैनोनिकल टेक्स्ट, वो किसी रिलीजन के फाउंडर के द्वारा ही लिखी जाती है, कंपोज या कंपाइल की जाती है, या उनकी जो फाउंडर की जो टीचिंग्स हैं, उनके जो डायरेक्ट रिसीवर होते हैं, उनके द्वारा कंपोज या कंपाइल की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप इस्लाम में देखेंगे कुरान, या क्रिश्चियनिटी में आप देखेंगे बाइबल, हिंदुइज्म में आप देखेंगे या ब्राह्मणिज्म में आप देखेंगे वेदास। तो ये सभी कैनोनिकल हैं। इसके अलावा जो दूसरी टेक्स्ट होती हैं, रिलीजन से एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि उनके ऊपर कोई कमेंट्रीज हैं, बाद में कमेंट्रीज लिखे गए, निबंध लिखे गए, टीका टिप्पणियाँ लिखी गई, या किसी सेंट की, किसी मॉन्क की बायोग्राफी लिखी गई, तो ये सभी नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट होते हैं। कैनोनिकल टेक्स्ट जनरली क्या ये ऑथोरिटेटिव ही होते हैं और इनकी वाइड एक्सेप्टेंस होती है। किसी रिलीजन में अलग सेक्ट हो सकते हैं, एक अलग विचारधारा हो सकती है, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन जो भी आइडियोलॉजी होगी, सभी आइडियोलॉजीज, डिफरेंट स्कूल्स होंगे, लेकिन सारे स्कूल्स इस कैनोनिकल टेक्स्ट की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट की अथॉरिटी को कोई एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो हालांकि ये पॉपुलर हो सकती है, इन्फ्लुएंशियल हो सकती है, बट ऑथोरिटेटिव होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सम सेक्ट्स या डिफरेंट स्कूल्स कैन accept its authority, however other schools can reject its authority too. So this is the basic difference between canonical text and non-canonical texts. I hope
I am clear on this. So having said that, let's move on to our discussion on Buddhist literature. See, बुद्धिस्ट लिटरेचर को आप लैंग्वेज के आधार पे तीन सेक्शंस में बांट सकते हैं, यानी कि किस लैंग्वेज में बुद्धिस्ट लिटरेचर को कंपोज या कंपाइल की गई है उसके आधार पे आप तीन सेक्शंस बुद्धिस्ट लिटरेचर की बांट सकते हैं। एक सेक्शन होगी पाली की सेक्शन, यानी कि वैसे बुद्धिस्ट ग्रंथ जो पाली लैंग्वेज में लिखी गई हो। दूसरी सेक्शन होगी प्राकृत संस्कृत मिक्स की, इसको बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत भी कहते हैं, इसको बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत भी कहते हैं, इन शॉर्ट बीएचएस भी कहते हैं। और तीसरी सेक्शन होगी संस्कृत की। तो अब इन तीन सेक्शंस में आप लिटरेचर को, बुद्धिस्ट लिटरेचर को बांट के देख सकते हैं। तो अब देखेंगे कि देखो अर्ली जो लिटरेचर्स हैं, शुरुआत की लिटरेचर्स, वो पाली में कंपोज हुई है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्राकृत संस्कृत में और फिर फाइनली प्योर संस्कृत में आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर देखने को मिलने लगती है। प्योर संस्कृत में आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर को देखने को मिलने लगती है। तो ट्रेंड जो है, ट्रेंड बुद्धिस्ट लिटरेचर की, वो संस्कृत की तरफ वो ट्रेंड इंक्रीज हो रही है कि शुरू में प्राकृत थी और धीरे धीरे बुद्धिज्म के ऊपर और बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर संस्कृत की इन्फ्लुएंस बढ़ने लगती है। तो आइए अब देखते हैं अलग अलग करके, अलग अलग लैंग्वेजेज में जो हमारे इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनको अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, और वैसे टेक्स्ट जो जिनके हाई चांसेज हैं यूपीएससी के पूछने के। तो सबसे पहले है पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट, वैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो पाली लैंग्वेज में कैनोनिकल टेक्स्ट भी लिखे गए हैं और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट भी लिखे गए हैं। उसी तरह संस्कृत में भी कैनोनिकल टेक्स्ट भी लिखे गए हैं, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट भी लिखे गए हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जो संस्कृत में कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, पाली में जो कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, या बुद्धिज्म की या दूसरे लैंग्वेजेज में भी, जैसे तिब्बतन लैंग्वेज में है, चाइनीज लैंग्वेज में है, और सिन्हलीज में है, श्रीलंका में भी, हालांकि पाली में श्रीलंका में अर्ली लिखी गई है लेकिन बाद में उनकी ट्रांसलेशन सिन्हलीज में भी हुई है। तो जितने भी लैंग्वेजेस में कैनोनिकल टेक्स्ट लिखे गए हैं वो सभी एक ही हैं, बस उनकी ट्रांसलेशन अलग अलग है। तो कैनोनिकल टेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बस पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा जो पाली में लिखी गई है। बाकी लैंग्वेजेज में जो कैनोनिकल टेक्स्ट हैं वो यही टेक्स्ट है, बस वो उनकी ट्रांसलेशन उन लैंग्वेज में है। तो कैनोनिकल जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसको हम लोग कहते हैं त्रिपिटक। आपने ये नाम कई बार सुनी होगी, त्रिपिटक या त्रिपिटक। पाली में त्रिपिटक कहते हैं, संस्कृत में त्रिपिटक कहते हैं। तो ये जो त्रिपिटक है ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक है। आपने इन तीनों का नाम जरूर सुना होगा। तो एक छोटी सी डिस्कशन चलिए इस त्रिपिटक के ऊपर हम लोग करते हैं। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? पीटक का मतलब होता है बास्केट, कटोरी, बास्केट, पिटारा। तो किस चीज की बास्केट है ये? ये है नॉलेज की बास्केट। कैसी नॉलेज है? वैसी नॉलेज जो बुद्ध ने हमें खुद से दी है। यानी कि बुद्ध के जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी उनके उपदेश हैं, जो भी उनके नियम हैं, उन सब को तीन कैटेगरीज में, तीन सेट में हम बांट के हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो आप त्रिपिटक देखते हैं ये बस तीन किताब नहीं है, ये सुत्त पिटक कोई एक किताब नहीं है, ये किताबों की कलेक्शन को हम सुत्त पिटक कहते हैं। विनय पिटक भी कुछ ग्रंथों की कलेक्शन है, उसको विनय पिटक, उन पूरे कलेक्शन को विनय पिटक कहते हैं। उसी तरह अभिधम पिटक भी कुछ बुक्स हैं जिनकी कलेक्शन को हम अभिधम पिटक कहते हैं। और इन सारे जो कलेक्शंस हैं, इनके सुपर कलेक्शन को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। तो सुत्त पिटक कोई एक किताब नहीं है बल्कि किताबों की कलेक्शन है। सिमिलरली विनय पिटक भी और अभिधम पिटक भी अनेक ग्रंथों की कलेक्शंस हैं। वो हम आगे चल करके इसको और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे ये त्रिपिटक की कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। आइए एक एक करके अब तीनों पिटक को समझते हैं। सबसे पहले है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक है क्या?
सुत्त पिटक वैसे ग्रंथों की कलेक्शंस हैं कि जिनमें बुद्धा के प्रवचन है, डिस्कोर्स हैं, टीचिंग्स हैं, कई सारे इश्यूज पे, वेरियस इश्यूज पे जो बुद्धा ने अपने डिस्कोर्स दिए हैं, उनको हम लोग कहते हैं सुत्त पिटक। तो ये जो बुद्धा ने डिस्कोर्स दिए हैं, वो लंबे लंबे डिस्कोर्स भी दिए हैं, मीडियम साइज के डिस्कोर्स भी दिए हैं, और भी अलग अलग तरह के डिस्कोर्स दिए हैं। तो ये जो अलग अलग तरह के डिस्कोर्स हैं, इनको भी हम 5 ऐसे सब कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिनको कहते हैं निकाय, जिनको कहते हैं निकाय। तो सुत्त पिटक में ऐसे 5 निकाय हैं। ये 5 निकाय यहाँ पे आप देख सकते हैं। 5 निकाय कौन कौन से हैं? दीघ निकाय, संस्कृत में आप इसको दीर्घ निकाय कह सकते हैं। दीर्घ का मतलब लॉन्ग। तो बुद्ध ने जो भी अपने लॉन्ग डिस्कोर्सेज दिए हैं, बड़े बड़े डिस्कोर्सेज दिए हैं, उनको कलेक्ट करके उनकी कलेक्शन को हम लोग कहते हैं दीघ निकाय। मध्यमा निकाय, मध्यम, मध्यम मीन्स मीडियम, मीडियम लेंथ डिस्कशंस, मीडियम लेंथ डिस्कोर्सेज। तो मीडियम लेंथ के जो भी डिस्कोर्सेज होंगे, उनके कलेक्शन को हम मध्यमा निकाय में कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद एक संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अंगुत्तर निकाय एक, आप इसको कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल डिस्कोर्स। इसमें 11 बुक्स हैं, 11 कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं, और हर एक बुक में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिस्कोर्सेज हैं। जैसे पहले बुक में अगर एक डिस्कोर्स है, दूसरे बुक में 2 डिस्कोर्सेज हैं, तीसरे बुक में 3 डिस्कोर्सेज हैं, और इसी तरह से आप देखेंगे कि 11वीं बुक में 11 डिस्कोर्सेज हैं। तो एक न्यूमेरिकल डिस्कोर्स इसको कह सकते हैं, और इसको हम, ये है कलेक्शन। ऐसे 11 बुक्स की कलेक्शन को हम लोग कहते हैं अंगुत्तर निकाय। एक संयुक्त निकाय है। संयुक्त निकाय में का मतलब है कि मान लो कनेक्टेड डिस्कोर्स, कनेक्टेड कि एक आइडिया से दूसरी आइडिया कनेक्ट करके बुद्ध अगर बताते हैं, जैसे माइंडफुलनेस से वो सवाल करते हैं, तो वो आ जाते हैं माइंडफुलनेस से, आप कनेक्ट करके आप नेचर ऑफ लिविंग या नेचर ऑफ सोल कह सकते हैं। सोल तो हालांकि बुद्धिज्म में सोल की कॉन्सेप्ट नहीं है, या कर्म की कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो एक चीज से लेकर से कनेक्ट करके दूसरी चीज को जोड़ के देखा जा सकता है। तो ऐसे जो डिस्कोर्स हैं, उसको संयुक्त निकाय के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। पांचवी जो है खुद्दक निकाय, इसको मिसलेनियस भी कही जाती है कभी कभी। तो इसमें कोई एक कैटेगरी नहीं है, बल्कि इसमें 15 तरह के बुक्स हैं। खुद्दक निकाय कंटेन्स 15 डिफरेंट बुक्स, जिनमें से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हैं। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये कम से कम 4 बुक आपको पता होने चाहिए। कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जातक, हालांकि सभी इम्पॉर्टेंट, ये चारों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हैं। तो जातक टेल्स आपने कई बार सुनी होगी, जातक कथाएं के बारे में। तो जातक टेल्स इस खुद्दक निकाय की ही एक बुक है। खुद्दक निकाय में 15 बुक्स हैं, जिसमें से ये 4 बुक्स की यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। तो जातक कथाएं, जातक का टेल्स इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ खुद्दक निकाय। जातक कथा में क्या है? जातक कथा में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। पुनर्जन्म में आ, एक किस अलग अलग जीव के फॉर्म में वो उनकी जन्म होती है, और उनके थ्रू वो एक एथिक्स के ऊपर या मॉरलिटी के ऊपर या लाइफ लेसन्स के बारे में वो बताते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू। तो जातक कथाएं। फिर धम्म पद, धम्म एक पाली वर्ड है धर्म की। धर्म वही धर्म जो पिछली वीडियोज में हमने डिस्कस की है, धर्म हमारी मॉरल और एथिकल कंडक्ट जो होती है। तो वही धम्म पद में भी सेम चीज़ है, बुद्धिस्ट स्टैंडर्ड से वो चीज़ आपको इस धम्म पद में आपको मिल जाती है। फिर थेरा गाथा और थेरी गाथा। थेरी गाथा के बारे में तो यूपीएससी ने पूछी भी हुई है प्रीलिम्स में क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, थेरी गाथा। तो थेरा गाथा और थेरी गाथा, गाथा आप देख सकते हैं, गाथा से पकड़ सकते हैं। गाथा जनरली हम कहते हैं किसी चीज़ की जो स्टोरी होती है, गाथा। तो थेरा गाथा और थेरी गाथा। थेरा गाथा में जो इल्डर मोंक्स हैं बुद्धिज्म के, बुद्धिज्म में इल्डर मोंक्स, उनकी स्टोरी। और थेरी गाथा में जो वुमेन नन मॉन्क्स हैं, जिनको नन्स कहते हैं, भिक्षुनी, भिक्षुनी याद रखना, भिक्षुनी। तो भिक्षुनी की जो यहाँ पे जो नन्स हैं, अ, उनकी जो एक्सपीरियंस है रिनंसिएशन की, उनकी एक्सपीरियंस की स्टोरी है थेरी गाथा में। और थेरी गाथा यूपीएससी ने पूछी भी हुई है 1-2 बार। थेरा गाथा एंड थेरी गाथा आर द स्टोरीज अबाउट द experiences of renunciation by monks and nuns respectively.
तो ये तो सुत्त पीटक हो गई। इसके दूसरी जो पार्ट है, जो दूसरी पीटक है, वो है हमारी विनय पीटक। विनय पीटक, सुत्त पीटक में क्या थी? सुत्त पीटक में बुद्ध के प्रवचन थे, अलग अलग तरह के प्रवचन में, जिनको हम 5 कैटेगरीज में बांट करके देखते हैं, जिनको हम निकाय भी कहते हैं। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। विनय पीटक में बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, जो भी, और नन्स के लिए, और बुद्धिस्ट ऑर्डर जो है, संघ जिसको कहते हैं, मोनास्टिक ऑर्डर, तो इसके नियमों की कलेक्शन है। यानी कि विनय पिटक कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। विनय पिटक is recited by was recited by Upali. Upali was a close disciple of Gautam Buddha. So उपाली ने विनय पिटक को रिसाइट किया था। कहाँ रिसाइट किया था? ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगीर में, तो वहां पे उपाली ने इसको रिसाइट किया था। एक चीज मैं सुत्त पीटक में आपको बताना भूल गया था कि सुत्त पीटक को रिसाइट किया था आनंद ने। आनंद वाज कजिन ऑफ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। तो आनंद ने उसको रिसाइट किया था। आनंद के ऊपर एक बुक लिखी गई है, अश्वघोष ने बुक लिखी थी, सौंदरानंद। तो हो सके तो आप इस पॉइंट को भी कहीं लिख लें या याद रखें जरूर। हालांकि मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा आगे जब नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में आऊंगा। तो सौंदरानंद वो एक बुक है जिसको बुद्ध चरित्र ने लिखी थी, अश्वघोष ने लिखी थी, जिन्होंने बुद्ध चरित्र भी लिखी है। तो सुत्त पिटक को रिसाइट किसने किया था? आनंद ने। कहाँ पे किया था? सेम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। कहाँ पे हुई थी? राजगीर में। विनय पिटक को किसने रिसाइट किया था? उपाली ने। कहाँ पे? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि राजगीर में हुई थी। विनय पिटक में है क्या वैसे? विनय पिटक में contains the set of rules and regulations for the monastic order and also for monks and nuns. It doesn't contain only rules and regulations. It contains more than that. So we will get to know what else it contains. So Vinay Pitak is also a set of different टेक्स्ट, डिफरेंट ग्रंथों की, कई सारे ग्रंथों की कलेक्शन को विनय पिटक कहते हैं। और इसमें जो टेक्स्ट हैं, इसके 3 सेक्शंस आप कह सकते हैं: सुत्त विभाग, खंडक और परिवार। यहाँ पे मैं फिर आपको एक चीज के लिए सतर्क करूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं नंबरिंग में, सुत्त विभाग, खंडक और परिवार, ये 3 बुक्स नहीं है, ये 3 सेक्शंस हैं। विनय पिटक की जो कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, क्लियर? तो ये जो टेक्स्ट हैं, कई सारे टेक्स्ट हैं। मैं आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम से इस चीज को समझाना चाहूंगा कि अगर विनय पिटक है, मान लो कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये कलेक्शन, आप इसको समझ लो, ये बॉक्स, इसको आप कलेक्शन समझ लो। ये पूरी कलेक्शन है विनय पिटक। ये पूरी कलेक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है विनय पिटक। ठीक है? विनय की पिटक में मान लो कि कई सारे टेक्स्ट हैं, कई सारे टेक्स्ट हैं, कोई छोटे टेक्स्ट, कोई बड़े टेक्स्ट। मैं उनको ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मान, एक मिनट, पिटक विनय पिटक, ओके। तो ऊपर थोड़ी डेंजरस है लिखना, मैं यहीं पे देखो। अब क्या है कि कुछ सेक्शन को आप मान लो कि वो सुत्त विभाग है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जो भी टेक्स्ट हैं, ये सारे डिफरेंट टेक्स्ट हैं। तो इन सारे टेक्स्ट की कलेक्शन यहाँ से यहाँ तक आप मान सकते हो इसको सुत्त विभाग। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप इसको समझ लो कि ये हो गई आपकी दूसरी जो सेक्शन है, खंडक। और तीसरी सेक्शन है परिवार। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि विनय पिटक कोई एक बुक नहीं है, सुत्त विभागा भी कोई एक बुक नहीं है, बल्कि जो विनय पिटक में जो शुरुआत की कुछ सेक्शंस हैं उसको सुत्त विभागा कहते हैं। उसके बाद की जो सेक्शन है वो खंडक हो गई, और उसके लास्ट के जो कुछ टेक्स्ट हैं, वो लास्ट वाली सेक्शन है वो परिवार सेक्शन हो गई। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन भी समझ आई होगी। अब इस टेक्स्ट से ऊपर आते हैं, इस टेक्स्ट को समझते हैं, इस सेक्शन को समझते हैं एक्चुअली। सुत्त विभाग जो इन टेक्स्ट की कलेक्शन को कहते हैं सुत्त विभाग, वो सुत्त विभाग में है क्या, शुरुआती सेक्शन में क्या है? तो शुरुआती सेक्शन सुत्त विभाग इज बेसिकली, इट इज बेसिकली
Sutta Vibhanga is basically it's the commentary. Commentary on what? Commentary on rules. Commentary on monastic rules. Commentary on monastic rules. This monastic rule is called Patimokkha. The monastic rules are called Patimokkha. Patimokkha has Patimokkha has two different set of rules. One set of rules for monks, which are called Mahavibhanga, and another set of rules for nuns, which is called Bhikkhuni Vibhanga. तो मोनास्टिक ऑर्डर में मॉन्क्स भी हैं, नन्स भी हैं। तो मॉन्क्स के लिए अलग रूल्स हैं, नन्स के लिए अलग रूल्स हैं। तो मॉन्क्स के जो रूल्स हैं उसको कहते हैं महाविभांगा, और नन्स के जो रूल्स हैं इसको कहते हैं भिक्खुनी विभांगा। दूसरी सेक्शन है खंडक। दूसरी सेक्शन है खंडक। तो खंडक में रूल्स हैं। एक्चुअली विनय पिटक तो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ रूल्स ही विनय पिटक है। तो खंडक में जो रूल्स हैं, और खंडक में जो नैरेटिव्स हैं अबाउट मोनास्टिक लाइफ, जो इस संघ की जो लाइफ है, तो उसके जो नैरेटिव्स हैं, कुछ कहानियां हैं, उसके जो कुछ रूल्स हैं, और उनके ऊपर खंडक है। सुत विभांगा से किस तरह से अलग है? सुत विभांगा में आप देख रहे हैं कि मॉन्क्स और नन्स के लिए रूल्स हैं। खंडक में आपको याद है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि विनय पिटक में सिर्फ रूल्स नहीं है, उसके अलावा भी कुछ और चीज़ है। तो इट इज अबाउट सेरेमोनीज ऑल्सो, सेरेमोनीज इन मोनास्ट्री, इन मोनास्ट्री, इन संघ। किस तरह के सेरेमोनीज? सेरेमोनी जैसे कि कोई ऑर्डिनेशन सेरेमोनी होती है। तो ऑर्डिनेशन क्या होती है? ऑर्डिनेशन, मान लो कोई डिसाइपल है, जैसे बुद्ध के ही डिसाइपल थे, तो बुद्ध के डिसाइपल को एक रिलीजियस लीडर के रूप में जो कन्वर्ट करने वाली सेरेमोनी हो गई, वो हो गई ऑर्डिनेशन। अब उनकी जो स्टेटस बढ़ गई, यानी कि अब वो रिलीजियस राइट्स परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो उसको कहते हैं ऑर्डिनेशन। एक डिसाइपल था पहले, अब वो एक गुरु के रूप में, मान लो एक एक रिलीजियस हेड के रूप में वो स्टेब्लिश हो गया, तो ये हो गई, और इसको कहते हैं ऑर्डिनेशन सेरेमोनीज। तो इन ऑर्डिनेशन सेरेमोनीज के बारे में भी खंडक में जिक्र है। खंडक को फर्दर दो सेक्शंस में क्लासिफाई की गई है, महावग्गा एंड चूलवग्गा। महावग्गा महावग्गा is also known as great chapter and Chulvagga as lesser chapter. Mahavagga includes accounts of Buddha's enlightenment. Again I repeat, Mahavagga includes accounts of Buddha's enlightenment, the ordination of his disciples, and rules for Uposatha days. Uposatha means holy days. जो कोई पवित्र दिन होती है, पवित्र दिन तो होती है ना किसी भी रिलीजन में, जैसे क्रिश्चियनिटी में संडे होती है, हिंदुइज्म में तो कई सारे रिलीजियस डेज हैं। तो उनके ऊपर उनकी उनके उस दिन जो, अगर आपको किस तरह की जो लाइफ स्टाइल होगी, क्या आपको नियम कानून आपको किस पालन करने पड़ेंगे, तो उनके ऊपर जो भी बातें कही गई हैं, उनकी जो रूल्स हैं, वो महावग्गा में है। जो सेकेंड सेक्शन है चूलवग्गा, ऑल्सो नोन एज लेसर चैप्टर, इट कवर्स द टॉपिक of establishment of the community of bhikkhunis or nuns, and it also covers the topic of first and second Buddhist councils, and it also deals with the procedure for handling offenses and disputes within the sangha। जो किस तरह की आपकी ऑफेंस हो गई है, तो कई सारे डूज एंड डोंट्स हैं संघ के, जो मोनास्टिक ऑर्डर है, तो कई सारे डूज एंड डोंट्स हैं मॉन्क्स के लिए भी और नन्स के लिए भी। तो अगर समहाउ किसी तरह से ये आपसे कुछ गलतियां हो गई, ऑफेंस हो गई, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, तो वो आपको चूलवग्गा में ही वो चीज़ मेंशन की हुई है। तीसरी जो सेक्शन है परिवार। तो परिवार क्या है कि परिवार, ये जो सुत्त विभाग है और खंडक है, इनमें जो रूल्स हैं, इनके ऊपर जो समरी है या इनके ऊपर जो डिफरेंट एनालिसिस हैं, तो उनकी ही ये समरी और एनालिसिस है।
परिवार, श्रुत विभांग और खंडक की ही समरी और एनालिसिस है, इनके जो रूल्स हैं उनकी समरी और डिफरेंट एनालिसिस है। वो डायडेक्टिक पर्पस के लिए, डायडेक्टिक पर्पस मतलब कि सिखाने के पर्पस से। तो परिवार में इन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस की समरी और एनालिसिस है। तो विनय पिटक, अ, उम्मीद है कि आपको विनय पिटक भी पहले से ज़्यादा क्लियर हो गई होगी अब। तो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पिटक, विच इज अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, जो क्या है अभिधम्म पिटक कि अभिधम्म पिटक अ, आप बुद्ध की जो टीचिंग है जिसको हम सुत्त पिटक में पढ़ते हैं, तो उसी टीचिंग की, उसी सुत्त पिटक की एक कुछ सिस्टमाइजेशन तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से और कंप्लीट थोरो स्टडी है अभिधम पीटक। बट इसमें फॉर्मेट जो है वो है कि जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं, वो लिस्ट की फॉर्म में है, समरी के फॉर्म में है और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। जैसे कि कोई डिसाइपल है, बुद्ध से कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, बुद्ध उसकी आंसर दे रहे हैं। तो इस फॉर्म में अभिधम पीटक की आप उसमें कंटेंट है। अभिधम पीटक इज ऑल्सो कॉल्ड basket of higher doctrine or further truths. It is considered a scholastic analysis and summary of Buddha's teachings, exploring Buddhist doctrines about the nature of reality and माइंड। तो बेसिकली आप इसमें साइकोलॉजी की बात देखते हैं और मेटाफिजिक्स संबंधित आप इसमें बात देखते हैं। मेटाफिजिक्स मतलब कि ये जीवन क्या है, संसार क्या है, कैसे कोई जिंदा होता है, स्वर्ग नरक, यानी कि जो इस अलौकिक बात आप क्या समझ सकते हैं कि जो इस संसार से बाहर की बात है, वो परलौकिक बात, वो सारी बातें अभिधम पिटक में है। इट ऑल्सो कंटेन्स द सेट ऑफ एथिक्स एंड यू नो अदर टॉपिक्स कवर्ड इन डिफरेंट बुक्स ऑफ अभिधम पिटक। ट्रेडिशनली इसको फॉर्मुलेट कहा जाता है कि ट्रेडिशनली बुद्ध ने ही खुद से इसको फॉर्मुलेट किया था, और फॉर्मुलेट करने के बाद बुद्ध ने भगवानों को ये रिसाइट किया था, और भगवानों को रिसाइट करने के बाद उसने अपने डिसाइपल जो सारिपुत्त हैं, सारिपुत्ता को उन्होंने डिसाइड किया, और सारिपुत्ता ने फर्दर इसको बाकी लोगों तक कम्युनिकेट किया। तो ये अभिधम पिटक के ऊपर है। अभिधम पिटक से जनरली आप देखेंगे कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल या थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम पिटक कंपाइल हुई थी, आप सुनेंगे। और यस, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम पिटक कंपाइल हुई थी, एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद थेरवादा बुद्धिज्म। हालांकि कुछ स्कूल्स हैं जो अभिधम पिटक को लेटर कंपाइलेशन, लेटर कंपोजिशन मानते हैं, बट जनरली मोटे तौर पे अभिधम पिटक को भी सभी बुद्धिस्ट स्कूल इक्वली एक्सेप्ट करते हैं ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट के रूप में। अभिधम पिटक कंसिस्ट ऑफ 7 बुक्स which are धम्म संगनी, विभांग, धातु कथा, पुग्गल पन्नाती, कथावत्तु, यमक और पत्थान। दोस्तों देखो, कईयों के मन में ये सवाल आती है जब भी मैं बताता हूँ ये चीजें, तो लोग पूछते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि क्या ये याद रखनी पड़ेगी क्या ये सारी बुक्स। तो क्वेश्चंस तो आते हैं दोस्तों, है ना। आप भी देखो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी गई है, या थेरी गाथा से पूछी गई कि थेरी गाथा थी क्या आखिर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम आप इस स्टेज पर तो आओ कि आपको पता हो कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। समझ रहे हैं आप? कम से कम इस लेवल पे तो आपको आनी पड़ेगी ना समझने के, कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट को आप पहचान तो पाओ कम से कम भी ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है भी। तो जब तक आप इन पे नज़र नहीं, 2-4 बार नज़र नहीं घुमाओगे, तो डेडिकेशन के साथ तो पढ़नी पड़ेगी ना। यूपीएससी की तैयारी है तो बिना डेडिकेशन के तो हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो अब डेडिकेशन के साथ 1-2 बार देख लोगे ना इसको, तो ऑब्जर्व भी करोगे ना, तो देखो, धम्म संगिनी, धम्म धर्म, अशोका की धम्म पॉलिसी, तो कुछ इस तरह से कोरिलेट करके आप समझ जाओगे कि आप आइडिया लगा सकते हो कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। जैसे सेकंड टेक्स्ट है विभांग, तो विनय पिटक में हमने देखा था ना कि सुत्त विभांगा एक टेक्स्ट है, तो वहां से कोरिलेट आप कर सकते हो। तो कुछ टेक्स्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और यूपीएससी के चांसेज हैं कि वो जब पूछ रही है तो हो सकता है कि आगे भी आपसे ये टेक्स्ट, इन टेक्स्ट के बारे में किसी न किसी फॉर्म में पूछ ले।
तो इम्पोर्टेंट तो है। और ये जो पीपीटी, ये जो वीडियो है, ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो अब एक एक चीज़ इसकी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ठीक तरीके से ही देखें, एक दो बार हो सके तो इस वीडियो को एक दो बार देखें, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाई जाए। और एक दो बार आप अगर आप देखते हैं, आप इसकी आप नोट डाउन कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, तो आपको ये चीज़ें आसान हो जाएगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है, आप बस एक दो बार देख लेंगे ठीक से तो वो हो जाएगा काम। तो ये तीन त्रिपिटक के बारे में हमारी एक छोटी सी डिस्कशन थी। तो त्रिपिटक तो कैनोनिकल टेक्स्ट हो गई पाली लैंग्वेज में। और किस स्कूल की अथॉरिटेटिव है? थेरवादा स्कूल की, याद रखना इस चीज़ को। थेरवादा, जो आप पढ़ते हैं कि बुद्धिज्म में महायान और हीनयान थी, हीनयान लेसर व्हीकल, महायान ग्रेटर व्हीकल। तो हीनयान अर्लियर बुद्धिज्म थी। तो अर्लियर बुद्धिज्म में भी, थेरवादा बुद्धिज्म में भी कई सारे डिफरेंट स्कूल्स आ गए थे। तो उसमें थेरवादा स्कूल सबसे पुरानी, बहुत पुरानी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। उसकी जो पाली वर्सन है त्रिपिटक की, वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है, उसी की ट्रांसलेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, और उसी को सभी बुद्धिस्ट स्कूल भी एक्सेप्ट भी करते हैं। ये थेरवादा याद रखना है। नेक्स्ट है नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन पाली लैंग्वेज। तो कैनोनिकल हमने देखा था त्रिपिटक। नॉन कैनोनिकल जो पाली लैंग्वेज में है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट पॉपुलर जो टेक्स्ट है, आपने कई सारे लोगों ने इनका नाम, इस टेक्स्ट का नाम सुना होगा, वो है अपनी मिलिंद पानो। मिलिंद पानो। मिलिंद पानो किस चीज़ के ऊपर है? मिलिंद पानो, मिलिंद पानो आपको स्मरण होगा कि मिलिंद पानो एक इंडो ग्रीक रूलर थे, मिनेंडर या मिलिंदा भी कहते हैं उनको कभी कभी। तो मिलिंद या मिनेंडर की जो कन्वर्सेशन हुई थी एक महायान और बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ, नागसेन। तो नागसेन और मिलिंद की या किंग मिनेंडर की जो कन्वर्सेशन है, एंड हिज सब्सिक्वेंट कन्वर्सन इनटू बुद्धिज्म, उस वो कन्वर्सेशन को मिलिंद पानो के नाम से जानी जाती है। वो टेक्स्ट है, नॉन कैनोनिकल है, पाली लैंग्वेज में वो टेक्स्ट है। दूसरी टेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, दूसरी और तीसरी टेक्स्ट जो अभी आप देखने वाले हो, वो है नेति प्रकरण या नेति गंध। ये दोनों एक ही टेक्स्ट हैं, दोनों एक ही टेक्स्ट हैं, अलग नहीं है। नेति प्रकरण या नेति गंध। क्यों इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है ये? क्योंकि इसमें पहली बार जो बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, उसकी कनेक्टेड अकाउंट है। यानी कि बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, तो बुद्ध की टीचिंग्स तो कंपोज हुई अलग अलग बुक्स में ना। तो ये पहली बार एक बुक्स की ये इस बुक की कंपोजिशन हुई जिसमें एक कनेक्टेड टीचिंग है बुद्धा की, कि बुद्ध ने पहले ये सरमन दी, ये टीचिंग दी, उसके बाद ये टीचिंग दी, उसके बाद ये टीचिंग दी, यानी कि एक ऑर्डर में जो टीचिंग दी गई है बुद्ध की, वो आपको पहली बार नीति प्रकरण या नीति गंध में देखने को मिलेगी। निदान कंठ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली ऐसी बुक है, पहली ऐसी ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के लाइफ स्टोरी की जो कनेक्टेड अकाउंट है, यानी कि कॉन्सीव जो हुई, जो मायाज ड्रीम है, तो वहाँ से आप मतलब कि जो कंसीव हुए थे बुद्ध पहली बार अपनी मदर के वोम्ब में, वहाँ से महापरिनिर्वाण तक की जो जर्नी है बुद्ध की, वो आपको निदान कंठ में देखने को मिलती है। सो इट इज़ द फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्ध। ये दो टेक्स्ट हैं कि इसमें आप कन्फ्यूजन, आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान देना इस बात पे कि निदान कंठ और नीति प्रकरण, नीति प्रकरण में फर्स्ट कनेक्टेड टीचिंग है और निदान कंठ में फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। निदान कंठ, नेति गंध और नेति प्रकरण इज अबाउट द टीचिंग्स, कनेक्टेड टीचिंग्स, एंड निदान कंठ is about the connected life story of Buddha. Other than that, the Pali texts also include Deepavamsa and Mahavamsa. These are Ceylon chronicles composed and compiled in Sri Lanka. In 4th century CE, Deepavamsa is an earlier composition in 4th century CE, and Mahavamsa is a later composition 4th or 5th century CE. It is like बुद्धिस्ट पुराण। आप इसको एक बुद्धिस्ट पुराण की तरफ समझ सकते हो, क्योंकि इसमें कई जो कई सारे रूलर्स के बारे में जिक्र हैं, बुद्धा की लाइफ स्टोरी के बारे में जिक्र है।
इमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म और इमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट ऑर्डर, और अशोका, कई सारे श्रीलंकन किंग्स, प्रिंसेस, इनकी इनकी इनके ऊपर जिक्र है। एंड कम और बुद्धिज्म जो पहली बार श्रीलंका में आई थी और श्रीलंका में स्प्रेड हुई बुद्धिज्म, तो उसके बारे में भी इन दोनों ग्रंथों में जिक्र है। सो दीज विदीप वामशन महावंश आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर बुद्धिज्म. So these are Sri Lankan chronicles. So this was all about our Pali literature. Now come to Prakrit Sanskrit mixture, which is also known as Buddhist hybrid Sanskrit. तो बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत में दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, महावस्तु और ललित विस्तार. महावस्तु एक महासंघिका जो ऑर्डर थी, हीनयान बुद्धिज्म की महासंघिका ऑर्डर. एक तो थेरवादा ऑर्डर है, दूसरी महासंघिका ऑर्डर है. ये दोनों हीनयान बुद्धिज्म के ऑर्डर हैं. इसके अलावा भी कई सारे ऑर्डर्स हैं, बट ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है. एक सरस्वतीवादीन भी आप देखेंगे, वो भी हीनयान की ही ऑर्डर है. तो महासंघिका ऑर्डर में एक लोकोत्तरवादी सब सेट थे, सब एक ऑफशूट थी इसकी. तो लोकोत्तरवादी स्कूल की ये टेक्स्ट है महावस्तु. इट कंटेन्स द हैगियोग्राफी ऑफ बुद्ध साक्य मुनि. हैगियोग्राफी इज सेक्रेड बायोग्राफी ऑफ सम रिलीजियस पर्सन. तो उनकी जो सेक्रेड बायोग्राफी होती है, पवित्र बायोग्राफी, उसको हैगियोग्राफी कहते हैं. सो बुद्ध साक्य मुनि की हैगियोग्राफी है. एंड इट ऑल्सो कंटेन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनास्टिक ऑर्डर. ललित विस्तार इज ए महायान टेक्स्ट. कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों कि आइडेंटिफाई विच ऑफ देम इज द महायान टेक्स्ट और हीनयान टेक्स्ट. तो इन बातों पर भी आप नज़र बनाए रखना कि ललित विस्तार एक महायान टेक्स्ट है. और ललित विस्तार कंटेन्स द स्टोरी ऑफ डिसेंट ऑफ बुद्धा फ्रॉम हेवन तुषिता. तुषिता इज अ हेवन वेयर बुद्धा रिसाइड्स. तो तुषिता से बुद्ध की जो डिसेंट हुई और उनकी जो फर्स्ट सरमन जो सारनाथ में हुई थी डियर पार्क में, वहाँ तक की जो जर्नी है, वहाँ तक की जो इवेंट्स हैं, वो ललित विस्तार में मेंशन है. इन दोनों टेक्स्ट के जो राइटर, इनके बारे में हमें नहीं पता है. ऐसा माना जाता है कि इनके कोई एक राइटर भी नहीं थे. कई सारे राइटर्स ने मिलकर के ये टेक्स्ट को कई सालों तक कंपोज किया था. और मॉडिफिकेशंस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस रही होंगी, इनमें हुई होंगी. तो इनके राइटर्स भी हमें नहीं पता, एनोनिमस राइटर्स हैं. नेक्स्ट इज बुद्धिस्ट संस्कृत टेक्स्ट. जो प्योर संस्कृत टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट संस्कृत टेक्स्ट, वो उनमें से इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है बुद्ध चरित है. तो अश्वघोष की जो उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में अश्वघोष रहे हैं, तो अश्वघोष आ रहे हैं, आप समझ सकते हो कि फर्स्ट सेंचुरी BC से फर्स्ट सेंचुरी CE के बीच अश्वघोष की टाइम पीरियड रही होगी. तो अश्वघोष उस टाइम के जो आप दिग्गज रहे थे, जैसा जो 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 स्टेटस कालिदास की थी गुप्ता पीरियड, वकाटक पीरियड में, वही स्टेटस अश्वघोष की फर्स्ट सेंचुरी BC से फर्स्ट सेंचुरी CE के बीच रही थी. आप समझ सकते हो कि कालिदास से पहले जो क्लासिकल मानदंड स्थापित किए थे संस्कृत में, वो अश्वघोष ही थे. तो अश्वघोष ने एक बहुत ही सुंदर सी बुद्ध चरित, जो लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा के ऊपर लिखी थी, बुद्ध चरित. इसके अलावा अश्वघोष से एक एसोसिएटेड और एक बुक है, वो है जो मैंने पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो है सौंदरानंद. सौंदरानंद इज अबाउट द कन्वर्शन ऑफ आनंद, द हाफ ब्रदर ऑफ बुद्धा, इनटू बुद्धिज्म फोल्ड. सौंदरानंद. इसके अलावा अवदान टेक्स्ट हैं जो महायान बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, बट वज्रयान बुद्धिज्म भी इस अवदान टेक्स्ट को एक्सेप्ट करते हैं. हालांकि उतनी ऑथोरिटेटिव नहीं मानते हैं. वज्रयान थोड़ी तांत्रिक साइड है बुद्धिज्म की, तो वो तांत्रिक टेक्स्ट को ज़्यादा ऑथोरिटेटिव मानते हैं. बट वज्रयान भी अवदान टेक्स्ट को एक्सेप्ट करते हैं. बट जितनी ऑथोरिटेटिव महायान मानती है अवदान टेक्स्ट को, तो उतनी वज्रयान नहीं मानती हैं. तो अवदान टेक्स्ट आर जनरली क्लोजली एसोसिएटेड विथ महायान बुद्धिज्म. अवदान टेक्स्ट से जो एक ग्रंथ है वो अवदान शतक. ये क्वेश्चन यूपीएससी ने, इस टेक्स्ट के बारे में भी यूपीएससी ने अभी हाल में ही 2023 या 2024 में ये पूछा था, अवदान शतक. तो अवदान शतक महायान बुद्धिज्म की टेक्स्ट है. दूसरी जो अवदान टेक्स्ट है वो दिव्य अवदान. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है संस्कृत में. ये सारी टेक्स्ट संस्कृत में आप देख रहे हैं इस पेज पे. अदर देन दैट
जो आज तक नहीं पूछी है और उसके चांसेज हैं पूछने के, संस्कृत में जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो है अष्ट सहस्त्रिका प्रजन परमिता, और दूसरी टेक्स्ट है सद्धर्म पुंडारिका। ये दो टेक्स्ट हैं। तो इसमें कई सारे जो बोधिसत्वाज हैं उनके बारे में भी जिक्र है, और मोनास्टिक ऑर्डर की जो इमरजेंस हैं उसके बारे में भी इसमें जिक्र है। तो कई सारे बोधिसत्वास के बारे में आपको इन दोनों टेक्स्ट में, अष्ट सहस्त्रिका प्रजन परमिता और सधर्म पुंडरीका में आपको देखने को मिलेंगे, और ये भी कंप्लीट संस्कृत टेक्स्ट है, प्योर संस्कृत है। इसके अलावा जो महायान थिंकर्स हैं उनके जो लेटर वर्क्स हैं, महायान थिंकर जैसे कि हो गए आपके नागार्जुन है, वासुबंधु हैं, असंग आर्यदेव, बुद्ध पलिता, दिगनगा। तो इनके ऊपर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछे हैं, जैसे दिगनगा के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, आर्यदेव ऑप्शन में थी। तो वासुबंधु मेरे ख्याल से भी एक बार ऑप्शन में आई हुई थी। नागार्जुन तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके आप देखेंगे आंध्रा में जो बुद्धिज्म में आई है, तो नागार्जुन ही एसोसिएटेड है। तो ये कुछ नाम हैं जो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड हैं। तो ये तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते इसको छोड़ना, इसको तो आप जैसे हो बार बार पढ़ना पड़े, याद करना पड़े, ये कुछ नाम आपको पता होनी चाहिए। कुछ जैन सेंट्स के नाम, कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स के नाम। तो आपको कुछ चीज़ों का तो खैर इसके बारे में कुछ करा नहीं जा सकता, हालांकि इन नाम है, दो चार बार पढ़ने से आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन थी बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर में। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपको लगी होंगी, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बुद्धिज़्म को लेकर के थी वो ऑलरेडी अच्छी थी उम्मीद है, और बट और ज़्यादा अच्छी हो गई होगी, ये भी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। In the next video, we will have the discussion on Jain literature. Thank you.